गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी वो इस चीज पर डिपेंड करेगी कि हमें एमीटर किस रेंज का डिजाइन करना है। अगर हमें गैल्वेनोमीटर की स्पेसिफिकेशन दे दी जाए और एमीटर कैसा डिजाइन करना है बता दिया जाए, तो हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं हर बार तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आए कि एमीटर डिजाइन करो, एमीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस कितनी कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो उसमें तुम्हें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। तुम लोग हर बार कहते हो कि ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसका ये फॉर्मूला है IG अपॉन आई मैक्स माइनस IG, ये रट लेते हो। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी बार तुम रटोगे, फिर तुम्हें बाद में भूल जाओगे, कंफ्यूजन होगा। तो तुम्हें हर बार जब भी एमीटर का क्वेश्चन आए तो हर बार तुम्हें छोटा सा डायग्राम बनाना है। मान लो मैं समझा देता हूँ। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया गया कि गैल्वेनोमीटर है, उसके लिए IG की वैल्यू 10 मिली एम्पेयर है, RG की वैल्यू 100 ओम है, ठीक है। और इसको यूज करके एमीटर डिजाइन करना है, एमीटर डिजाइन करना है ऑफ कितना 30 एम्पेयर, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो तुम हर बार करोगे, हर बार तुम इस क्वेश्चन को देख करके छोटा सा डायग्राम बनाओगे। तुम बोलोगे ये गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि हमें इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये डायग्राम तुम्हें हर बार ड्रॉ करना है। अब जैसे ही डायग्राम तुम ड्रॉ करोगे ना, तुम बोलोगे यहाँ से जब मैक्सिमम करंट आ रहा होगा उस टाइम में गैल्वेनोमीटर में IG करंट चला जाए, I मैक्स माइनस IG, और ये करंट डिवीजन करना है। और इस करंट डिवीजन को देख करके तुम्हें इस छोटे से लूप में KVL अप्लाई करना है, ठीक है। RS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सर्किट में कुछ भी हमें कैलकुलेट करना होता है तो KCL KVL हमारे पास टूल है। तो RS की वैल्यू कैलकुलेट करने के तुम इमीडिएटली IG RG, ठीक है, ये लिखोगे इक्वल होगा I मैक्स माइनस IG टाइम्स RS, और यहाँ से इस इक्वेशन से तुम RS की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक, ये डिफिकल्ट है क्या? कर लोगे इतना? ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम हमेशा अपने मेन सर्किट, मान लो ये हमारा कोई मेन सर्किट है इस तरह से मेन सर्किट है, और वो मान लो ये मेन सर्किट का ये भी मान लो पार्ट ही है, इसमें और भी रेजिस्टर्स और बैटरी लगी हुई होगी। तो मेन सर्किट में अगर हमें किसी दो पॉइंट के बीच में, मान लो ये दो पॉइंट है X और Y, किसी दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है, मेजर करना होता है, तो हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस तरह से पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो हमें इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना होता, तो करंट के लिए तो हम सीरीज में ऐसे एम मीटर कनेक्ट करते हैं, सॉरी, हम सीरीज में इस तरह से एम मीटर कनेक्ट करते हैं अगर हमें करंट मेजर करना होता। वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर एक्स और वाई जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें वोल्टेज मेजर करना होता है, उनके साथ हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के एंड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो वैल्यू इसका नीडल जो है अपनी रीडिंग में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि इस वोल्ट मीटर को कैसे डिजाइन किया जाए। हम सोचेंगे एम मीटर डिजाइन करना तो आसान था, इसलिए आसान था क्योंकि गैल्वेनोमीटर खुद ही एम मीटर है, बस हमें इतना करना था कि उसकी रेंज बढ़ जाए। तो रेंज बढ़ा ली शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करके। लेकिन अब हमें वोल्टेज मेजर करना, और वोल्टेज मेजर करने के लिए तुम सोचोगे हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, या वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस अवेलेबल है क्या? बताओ।
है ना। तुम गैल्वेनोमीटर को यूज करके करंट मेजर कर रहे थे, तो क्या गैल्वेनोमीटर को यूज करके हम वोल्टेज नहीं मेजर कर सकते हैं? बताओ। मैं कह रहा हूं हमारे पास ये इस तरह से नीडल है और इसके साथ इस तरह से वाइंडिंग है, ठीक है। इसमें जितना ज्यादा करंट जाता है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है। अब जब हमारे गैल्वेनोमीटर से, मैं बाकी पार्ट गैल्वेनोमीटर के नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस नीडल वाला पार्ट और ये कॉइल वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। जब इस वायर के अक्रॉस आईजी करंट पास करता है, तो उस टाइम में ये जो नीडल है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस तरह से शो करता है। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ठीक है। ओके ओके ओके। अब अगला पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ जिस टाइम में, ध्यान से सुनना, जिस टाइम में हमारे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आईजी करंट पास हो रहा है, उस टाइम में इन दोनों ए और बी टर्मिनल्स के अक्रॉस, यानी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू होगी, ए बी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू होगी कितनी? करंट कितना है टाइम्स रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ए और बी के अक्रॉस जब जब हमारे गैल्वेनोमीटर से आईजी करंट पास कर रहा होगा, उस टाइम में ए और बी के बीच में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम ऐसा तो कहते हैं कि जब आईजी करंट पास कर रहा है, तब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। या हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। मान लो आईजी की वैल्यू, फिर से वही वैल्यू ले लेता हूँ। आईजी की वैल्यू है 10 मिली एम्पेयर एंड लेटेस्ट से आरजी की वैल्यू है 100 ओम। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं कि जब हमारे गैल्वेनोमीटर से 10 मिली एम्पेयर करंट पास करेगा, उस टाइम में नीडल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन जब 10 मिली एम्पेयर करंट पास करेगा, उस टाइम में ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना होगा? तो ए और बी के बीच में वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। ये होगा 10 मिली एम्पेयर और इसको कैलकुलेट करो, और कॉइल रेजिस्टेंस है 100 ओम। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 100, ये है 1 वोल्ट। तो तो जिस तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जब 10 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहा है, उस टाइम में गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है, उसी तरह से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जब ए और बी के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, या ए और बी के बीच में हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उस टाइम में नीडल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। गलत कह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही हम ए और बी के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, गैल्वेनोमीटर में 10 मिली एम्पेयर करंट पास करेगा और नीडल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, इसका मतलब है ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये सिर्फ करंट को ही नहीं, ये गैल्वेनोमीटर वोल्टेज को भी एज सच मेजर कर सकता है। बस हमें करना क्या है, यहाँ पे जो रीडिंग लगी हुई थी ना ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ था पहले 10 मिली एम्पेयर, यहाँ पे लिखा था 0 मिली एम्पेयर, तो इनको हटाना है, इसकी जगह नया लेबल लगाना है, और यहाँ 10 मिली एम्पेयर की जगह बस तुम यहाँ पर 1 वोल्ट लिख दो, ये 0 वोल्ट लिख दो, और ये गैल्वेनोमीटर रेडी है वोल्टेज मेजर करने के लिए। ये तुम्हारा वोल्ट मीटर तैयार हो गया। इसको यूज करके तुम वोल्टेज 0 से 1 के बीच में कोई भी वोल्टेज मेजर कर सकते हो।
अगर 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, और अगर 1 वोल्ट की जगह 0.5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो पता है क्या होगा, अगर हाफ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो हाफ करंट पास करेगा और हाफ डिफ्लेक्शन आएगा। तो हाफ डिफ्लेक्शन आने का मतलब शो करेगा। ठीक है, 10% अप्लाई करते हो मैक्सिमम वोल्टेज का तो 10% डिफ्लेक्शन आएगा और 10% रीडिंग आएगी, मतलब 0.1 वोल्ट। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के करेस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, वो मैक्सिमम वोल्टेज रीडिंग लगा दो। अब उसके बाद जो भी डिवीजन है इनके बीच में जो भी स्पेस है उसको अपनी मर्जी से, मान लो मैं यहाँ पर 10 इक्वल डिविजन्स बना देता हूँ और हर एक डिवीजन 0.1 वोल्ट को इंडिकेट करेगा। पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम यूज करके करंट के साथ साथ वोल्टेज, करंट और वोल्टेज दोनों मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब फिर से प्रॉब्लम ये है कि गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है। सेंसिटिव डिवाइस होने की वजह से बहुत ही कम वोल्टेज अगर वोल्टमीटर के पास आएगा तब ये फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हम इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके बहुत ही लो वोल्टेज वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। अगर लार्ज वोल्टेज वैल्यूज हमें मेजर करनी है तो ये गैल्वेनोमीटर यूजलेस है। क्या करना पड़ेगा, हमें इस गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे पहले किया था। तो इस बार हम गैल्वेनोमीटर को यूज करके वोल्ट मीटर बनाने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर की हम वोल्टेज रेंज बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछली बार जो एमीटर डिजाइनिंग वाला काम था वो तो मैंने किया था, तुम लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब मैं चाहता हूँ कि वोल्ट मीटर तुम खुद से डिजाइन करो, सोचो कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लो हमारे पास गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल सेम गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं। जो गैल्वेनोमीटर है उसकी स्पेसिफिकेशन बता दी गई है। हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है 10 मिली एम्पेयर और कॉइल रेजिस्टेंस है 100 ओम। और इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके हमें एम मीटर बनाना, सॉरी वोल्ट मीटर बनाना है। ठीक, वोल्ट मीटर बनाना है। और इस वोल्ट मीटर, कैसा वोल्ट मीटर बनाना है, तो वोल्ट मीटर बनाना है ऑफ रेंज कितना, लेटेस्ट से 30 वोल्ट। ठीक है, अच्छी बात। मान लो 50 वोल्ट, वी मैक्स 50 वोल्ट का मतलब है ये ऐसा वोल्ट मीटर है जो कि 0 से 50 वोल्ट की रीडिंग ले सकता है। ठीक है, कैसे डिजाइन करेंगे, फिर से हम पहले की तरह मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये तुम्हारा मेन सर्किट था। ठीक है, वोल्ट मीटर की रेंज क्या होगी वो एप्लीकेशन पर, सर्किट पर डिपेंड करता है। जैसे ये मेन सर्किट है तो तुम पहले ऐसा सोचोगे कि हमें किसी भी, मतलब वोल्ट मीटर को यूज करके हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज मेजर करना पड़ सकता है। तो हो सकता है तुम्हारा सर्किट ऐसा हो जिसमें कि वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 10-20 जा रही है। ठीक है, 20 वोल्ट जा ही नहीं सकते, उससे कम ही हमेशा वोल्टेज है। तो तुम्हारा काम 20 वोल्ट वाले वोल्ट मीटर से चल जाएगा या 30 वोल्ट वाले वोल्ट मीटर से चल जाएगा, है ना। अगर मान लो तुम्हारे सर्किट में वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा से ज्यादा वो 40 वोल्ट तक जा सकती है, तो तुम सेफ्टी के लिए 50 वोल्ट रेंज वाला वोल्ट मीटर यूज करोगे, है ना। ठीक है, तो मेन सर्किट में हम जब भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो मेन सर्किट में जब भी हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तुम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जो भी मुझे कमेंट्स करके सजेस्ट करते हैं, तुम्हारा तुम्हारी सजेशन सही है। मैं कह रहा था कि जब भी हम मेन सर्किट में वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो ये दो पॉइंट्स है, ये मान लो एक्स और वाई है, इन्हीं दोनों के बीच में, जिन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज मेजर करना होता है, उन्हीं दोनों के बीच में हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं।
तो पहले मैं एमीटर में वो ब्रांच ड्रॉ कर रहा था, अभी मैं सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स ड्रॉ करूंगा। इन दोनों के पॉइंट के बीच का ही वोल्टेज हमें मेजर करना है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज है वो 0 से लेकर के 50 वोल्ट के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं 0 से 50 वोल्ट के बीच में कुछ भी वोल्टेज की वैल्यू x और y के बीच में आए, और हम उस वोल्टेज को अपने वोल्टमीटर के थ्रू मेजर कर पाए। सिंपल है। ठीक है, तो ये जो x और y पॉइंट है ना मेन सर्किट के, उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये x है, ये x पॉइंट है, और ये y पॉइंट है। 50 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाने का मतलब यही है कि हम चाहते हैं, 50 वोल्ट की वोल्टमीटर बनाने का मतलब यही है कि x और y के बीच में वोल्टेज की वैल्यू 0 से 50 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद जो मेन सर्किट वाला जो पार्ट है ना, उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, बस मेन सर्किट की ये दोनों पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ जिनके बीच में हमें वोल्टमीटर कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तो वोल्टमीटर बनाया नहीं, तो हम यही सोचेंगे कि अब अभी हमारे पास जो डिवाइस है जो इंस्ट्रूमेंट है उसी को कनेक्ट करके ट्राई करते हैं वोल्टेज मेजर करना। ठीक है, तो हम सोचेंगे कि अगर अगर इसके बीच में डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा। अगर डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, या ऐसे नहीं, काम करते ऐसे, थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करते ताकि थोड़ा सा सही लगे। एक्स और वाई मेन सर्किट के पार्ट्स हैं। हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एक्स और वाई के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा बताओ। हम ऐसा बोलेंगे कि एक्स और वाई के बीच में जिस टाइम में वोल्टेज 50 वोल्ट अपीयर होगा, यहां से यहां तक मान लो 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, जिस टाइम में एक्स और वाई के बीच में 50 वोल्ट अपीयर होगा, उस टाइम में गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट कितना पास करेगा, कितना करंट पास करेगा, 50/100। ठीक है, और ये वैल्यू होगी 0.5 एम्पेयर। उस टाइम में 0.5 एम्पेयर करंट पास करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट 10 मिली एम्पेयर है, और तुम 10 मिली एम्पेयर से बहुत ज्यादा, मतलब जब 1000 मिली एम्पेयर का मतलब होता है 1 एम्पेयर, तो 500 मिली एम्पेयर तुम पास करा रहे हो, 10 मिली एम्पेयर की जगह 500 मिली एम्पेयर पास करा रहे हो, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो ऑब्वियसली मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ही शो करेगा। ठीक है, और 50 वोल्ट ही नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर 40 वोल्ट कनेक्ट करते हो तो 0.4 एम्पेयर पास करेगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से बहुत ज्यादा करंट पास करेगा गैल्वेनोमीटर, अभी भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। 30 वोल्ट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, 20 वोल्ट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इनफैक्ट ज्यादातर अगर तुम इस गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली अपने मेन सर्किट में कनेक्ट कर देते हो तो ज्यादा टाइम में ये जो गैल्वेनोमीटर है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ही शो करेगा। ठीक है, अगर तुम ये 50 वोल्ट की रेंज का गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर हमें बनाना है, एक्स और वाई के बीच में 50 वोल्ट तक वोल्टेज अपीयर हो सकता है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। एक्स और वाई के बीच में जब 1 वोल्ट आएगा ना, सिर्फ 1 वोल्ट भी अगर आता है ना, उसी टाइम में गैल्वेनोमीटर से उसी टाइम में गैल्वेनोमीटर से 10 मिली एम्पेयर पास करेगा, और गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि 1 वोल्ट नहीं, हम ऐसा चाहते हैं 1 वोल्ट से अगर ज्यादा वोल्टेज होगा तब तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा ही, 1 वोल्ट पर ही गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो वोल्टमीटर डिजाइन करने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी तरह से हम इस गैल्वेनोमीटर को इस तरह से, मतलब इस गैल्वेनोमीटर वाला जो पार्ट है इसको हम कुछ इस तरह से डिजाइन करें कि जिस टाइम में एक्स और वाई के बीच में 1 वोल्ट नहीं, एक्स और वाई के बीच में जिस टाइम में 50 वोल्ट आए, उस टाइम में गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे, उससे पहले नहीं। अगर हम मेक श्योर कर सकते हैं कि जिस टाइम में एक्स और वाई के बीच में 50 वोल्ट अपीयर हो रहा हो, उस टाइम में ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे,
तो फिर इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके हम 0 से 50 के बीच में कोई भी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। अग्री करते हो? फिर से सुन लो, जो भी डिसएग्री करते हैं वो हैंड्स रेज करेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक्स और वाई के बीच में जिस टाइम में 50 वोल्ट आए, हम चाहते हैं कि जिस टाइम में एक्स और वाई के बीच में 50 वोल्ट अपीयर हो, उस टाइम में गैल्वेनोमीटर जाकर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, उससे पहले नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये गैल्वेनोमीटर 0 से 50 के बीच में सारी वोल्टेज वैल्यूज को मेजर कर पाएगा। क्योंकि अगर 50 वोल्ट में जाकर के ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल शो कर रहा है, तो 25 वोल्ट में आधा ही डिफ्लेक्शन होगा, तो आधी रीडिंग भी आएगी। 10 वोल्ट में 1/5 डिफ्लेक्शन होगा, तो 1/5 रीडिंग भी आएगी, है ना। तो अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज के लिए हम ये किसी तरह से गैल्वेनोमीटर को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करा देते हैं, तो फिर ये गैल्वेनोमीटर सारी वोल्टेज वैल्यू 0 से 50 को मेजर कर पाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हम 50 वोल्ट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे शो करें, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर तो ऐसा है कि 1 वोल्ट पर ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर दे रहा है। ठीक है, क्या करना चाहिए? तो हम ऐसा बोलेंगे कि जिस टाइम में अब यहाँ पे मैं वी मैक्स लिख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि एक्स और वाई के बीच में जिस टाइम में 50 वोल्ट अपीयर हो रहा है, उस टाइम में हम चाहते हैं कि आईजी करंट पास हो। ठीक है, तो तुम बोलोगे अगर आईजी करंट पास होगा तो यहाँ से यहाँ तक नहीं, इसको थोड़ा फिगर के पहले वैल्यूज के टर्म्स में मैं समझा देता हूँ, नहीं तो थोड़ा तुम लोग लैग ना कर जाओ। फिर से सुनो, अगर 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट 10 मिली एम्पेयर करंट पास होता है गैल्वेनोमीटर से। हम चाहते हैं, गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं, एक छोटा सा रेजिस्टर है, आरजी रेजिस्टर है। ठीक है, तो जब 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग 10 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहा है। हम चाहते हैं कि 1 वोल्ट की जगह जब हम 50 वोल्ट अप्लाई करें, उस टाइम में 10 मिली एम्पेयर करंट पास करें। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 वोल्ट अप्लाई करने पर इस रेजिस्टर के अक्रॉस 10 मिली एम्पेयर करंट पास करता है। हम चाहते हैं कि वोल्टेज 50 वोल्ट हो जाए, तब भी सिर्फ 10 मिली एम्पेयर करंट पास करे। ऐसा तब होगा जब हम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस किसी तरह से बढ़ा देंगे, और रेजिस्टेंस बढ़ाने का तरीका है कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें। यही करना पड़ेगा ना। 50 वोल्ट में भी सेम करंट आए, ऐसा तभी हो सकता है जब रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो लेकिन तुम्हें कम करंट चाहिए। ऐसा तभी होगा जब रेजिस्टेंस को तुमने बहुत बढ़ा दिया है, और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है कि सीरीज में शंट रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करो। ठीक है, अब शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? हम बोलते हैं जिस टाइम में हमने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेट करने के लिए, हम बोलते हैं जिस टाइम में हमने एक्स और वाई के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज कनेक्ट किया है, उस टाइम में गैल्वेनोमीटर से सिर्फ आईजी करंट पास करे। ठीक है, तब पास करेगा जब सीरीज में शंट रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू शंट रेजिस्टेंस लगा दी। ठीक है, अब शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए जिसकी वजह से वी मैक्स अप्लाई करने के बाद गैल्वेनोमीटर से एग्जैक्टली आईजी करंट पास करे। ठीक है, तो आर एस की वैल्यू, इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधा ओम्स लॉ लगाएंगे, इसको ओम्स लॉ बोलो, केवीएल बोलो, एक ही बात है। हम लिखेंगे वी मैक्स इक्वल आई जी, यहाँ से एक्स और वाई के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है बताओ? टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? आर जी प्लस आर एस। सीरीज में ना ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया है, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी?
वी मैक्स अपॉन आई जी, ठीक है, माइनस आर जी, ये तुम्हारा आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन के लिए सॉल्व करो कि 10 मिली एम्पेयर और 100 ओम वाले गैल्वेनोमीटर को यूज करके 50 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज में हाई वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी कितनी होगी, तो उसको सिंप्लीफाई करो, वी मैक्स हो गया 50 वोल्ट अपॉन आई जी की वैल्यू 10 मिली एम्पेयर, 10 इंटू 10⁻³ माइनस आर जी की वैल्यू 100 ओम, ठीक है। तो ये कितना है, 5 किलो, ठीक है। 5 किलो ओम का मतलब है 5000 माइनस 100, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4900। तो इसको तुम लिखोगे 4.9 किलो, ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि तुम्हें गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ेगी to convert this galvanometer into a voltmeter of range 50 volt. कोई प्रॉब्लम है इसमें, बहुत सिंपल सी टेक्निक है कि इसमें मैं इतना ही कहना हूँ कि ये गैल्वेनोमीटर था, और इसमें जब हम 1 वोल्ट कनेक्ट करते थे तभी मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट जाता था। हम चाहते हैं कि 50 वोल्ट कनेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर में सेम करंट जाए, तो इसकी रेजिस्टेंस हमें बढ़ानी पड़ेगी ना। पहले इसकी रेजिस्टेंस 100 थी, ठीक है, तो 1 वोल्ट में ही आई जी करंट फ्लो करता था। और 50 वोल्ट में भी कम करंट आई जी करंट पास करे, तो इसके साथ हमने सीरीज में 4900 और लगा दिया। तो जैसे ही 4900 तुम लगा, टोटल 5000 ओम हो गया। तो 50 वोल्ट के क्रॉस 5000 ओम है, तो इसमें करंट 10 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहा है। सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ ये भी समझना है कि अगर 50 वोल्ट में 10 मिली एम्पेयर करंट अब पास कर रहा है गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, तो 25 वोल्ट में 5 मिली एम्पेयर करंट पास करेगा, तो 25 वोल्ट में गैल्वेनोमीटर ऑटोमेटिकली हाफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अकॉर्डिंगली रीडिंग भी हमारे गैल्वेनोमीटर की उतनी आएगी जितना कि हमने वोल्टेज कनेक्ट किया। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछो। ये तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ठीक है, गुड, ठीक है। चलो अब इन दोनों से मैं फाइनल पॉइंट बता देता हूँ। अच्छा हाँ, इसके भी जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ये नहीं करना है कि फिर ये फॉर्मूला रट लेना है। हर बार तुम्हें ये फिगर ड्रॉ करनी है, और फिगर ड्रॉ करके ये इक्वेशन लिख करके तुम्हें आर एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें क्या प्रॉब्लम, जैसे ही तुम्हें बोला जाएगा एम मीटर बनाना है। अच्छा, मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ याद रखने के लिए। मान लो हमारे पास ये इस तरह का मेन सर्किट है, तो जब भी हमें एम मीटर डिजाइन करना होता है, तो मेन सर्किट में एम मीटर को हम ब्रांच के साथ सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो एमीटर के अंदर हमेशा गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, ठीक है, पैरेलल में लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, ठीक है। जब भी हमें वोल्ट मीटर करना होता है, तो वोल्ट मीटर को हम हमेशा मेन सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो वोल्ट मीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर के साथ हम सीरीज में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये ब्लैक बॉक्स में बंद कर दिया, इसका नाम लग दिया वोल्ट मीटर। और इस पूरे पार्ट का गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जो शंट रेजिस्टेंस है, इसको ब्लैक बॉक्स में बंद करके बाहर लेबल गैल्वेनोमीटर हटा करके वहां पे लेबल लगा दिया एमीटर।
ठीक है, ये याद रहेगा ना, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है मेन सर्किट में, तो वोल्ट मीटर के अंदर सीरीज में शंट रेजिस्टेंस लगाना है, क्योंकि एमीटर मेन सर्किट में ब्रांच के साथ सीरीज में लगता है, तो एमीटर के अंदर शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेगी। ठीक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं एक और पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ, कि ये हमारे पास सबसे पहला जो सर्किट था उसी को ले लेते हैं। ये हमारे पास ये सर्किट है, ठीक है, ये हमारे पास सर्किट है। इनकी वैल्यूज कितनी कितनी ली थी? 8 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 30 ओम। ठीक है, ये हमारे पास सर्किट है, और इस सर्किट के हर ब्रांच में कितना करंट पास कर रहा है वो हमें पता है। वो हमने केसीएल की वजह से सॉल्व करके पता लगा लिया। इसमें करंट पास कर रहा है कितना बताओ? अरे इक्विवेलेंट इसका 10 ओम हो गया, तो 3 एम्पेयर करंट यहाँ से पास कर रहा है, और उसी तरह से इसमें से 1 एम्पेयर पास कर रहा है, इसमें 2 एम्पेयर करंट पास कर रहा है। मान लो हमें सेम सर्किट गिवन है, लेकिन इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू हमें पता नहीं है। हमें 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 मेजर करना है कि इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना करंट पास कर रहा है। ठीक है, हम पता लगाने चाहते हैं कि इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना करंट पास कर रहा है, यानी हमें करंट मेजर करना है, तो हम एमीटर यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट अस से, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ा, ये अब हम मेजर करना चाहते हैं और इनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है। लेट अस से हमें 8 ओम के अक्रॉस करंट मेजर करना है। इस सर्किट में एक्चुअली 3 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है 8 ओम के अक्रॉस। ठीक है, लेकिन हम अब एमीटर से मेजर करके वेरीफाई करना चाहते हैं, एमीटर लगाने के बाद चेक करना चाहते हैं कि 8 ओम से कितना करंट पास कर रहा है। थोड़ा भी डाउट होगा तो मुझे बताना। कि हमारा 8 ओम रेजिस्टर है, इसके साथ हम इसके अक्रॉस हमें करंट मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर देंगे। ये थोड़ा डायग्राम मुझे बड़ा बनाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही करेंगे ना। लेकिन जैसे ही हम इस एमीटर को कनेक्ट करेंगे 8 ओम के साथ, अब तुम्हें देख के समझ में आना चाहिए कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट सेम नहीं है जो कि एमीटर लगाने से पहले था। जैसे ही हम सर्किट के अंदर एमीटर लगा देते हैं, तो ये सर्किट मॉडिफाई हो गया है। सर्किट मॉडिफाई होने की वजह से अब हर ब्रांच में जितनी करंट पहले फ्लो कर रही थी, सेम करंट नहीं फ्लो करेगी। तो इसका मतलब है एमीटर लगाना तो बेवकूफी, एमीटर जैसे लगाया तो तुम कोई और करंट मेजर करो, वो करंट नहीं मेजर कर रहे हो जो कि तुम्हें मेजर करनी थी एमीटर लगाने से पहले। ये तो प्रॉब्लम है। तो ये उतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम केयरफुली देखोगे तो तुम सोचोगे कि ठीक है, एमीटर का मतलब होता क्या है? एमीटर का मतलब है हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ, ये छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताना, इसके साथ पैरेलल में लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। ये हमारा ये जो एमीटर था इतना बड़ा, इसके अंदर एक्चुअली गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में ये लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस गैल्वेनोमीटर की और शंट रेजिस्टेंस की इसकी कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, और इसमें जो सर्किट में जो करंट पास कर रहा था वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सीरीज में ही हमने एमीटर को लगाया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो करंट पास कर रहा है वो 3 एम्पेयर से थोड़ा कम फ्लो करना चाहिए। लेकिन कितना डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा? तो कितना डिफरेंस आएगा, वो तुम इस तरह से सोच सकते हो। अच्छा, एक चीज तुम लोगों को पता है या नहीं, इतने सारे सर्किट्स तुमने सॉल्व किए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना सीखा है, तो ये
अगर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, एक की रेजिस्टेंस बहुत हाई है और दूसरे की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। हाँ ठीक है, तुम लोग आंसर दिए। अगर इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में हम बोलते हैं कि इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट उतनी होगी जितनी की लार्ज रेजिस्टेंस है। मतलब कि इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो लार्जर रेजिस्टेंस के क्लोज होगी हमेशा, है ना। हाँ वेरी गुड। मतलब मान लो ये 1000 है और ये 1 ओम लगा दिया तो ये ऑलमोस्ट 1000 के पास ही होगा। तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक बहुत लार्ज रेजिस्टेंस को, बहुत लो रेजिस्टेंस को, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा लार्जर रेजिस्टेंस से क्लोज होती है। ये तो समझना आसान है। ऐसे भी सोच सकते हो कि ऐसे, एक तो इस तरह से समझ सकते हो कि यहाँ से जो भी करंट आएगा उस करंट के लिए पाथ में जो रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हैं और करंट को दोनों रेजिस्टेंस से पास होना है, क्योंकि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये बहुत हाई है, तो तुम बोलोगे कि करंट को ऑलमोस्ट जो हाई रेजिस्टेंस है ना उतना ही लगभग रेजिस्टेंस फील होगा। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से। दूसरा, मैथमेटिकली तुम बोलोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R प्लस स्मॉल r है, तो मैथमेटिकली तुम बोलोगे क्योंकि दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो इनकी जो वैल्यू है ऑलमोस्ट कैपिटल R के क्लोज होगी। अब मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ। इस बार बहुत हाई रेजिस्टेंस और बहुत लो रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब हम बहुत हाई और बहुत लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इस बार जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना कितनी होगी? वेरी गुड, कितनी होगी? हाँ, ये स्मॉलर रेजिस्टेंस के क्लोज आएगी। इस बार जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो स्मॉलर रेजिस्टेंस के क्लोज आएगी। क्यों? पहला, करंट के एंगल से समझते हैं। यहाँ से जो करंट आएगा, ठीक है, जो भी करंट आएगी जंक्शन पर, उसको लगेगा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, यहाँ से जाऊंगा तो मुझे करंट जाऊंगी या जाऊंगा करंट करंट यहाँ ऊपर वाले रेजिस्टेंस से जब जाएगी तो उसे फील होगा कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस में, ऊपर वाले पाथ में बहुत हाई रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उधर जाने के लिए, और नीचे वाला जो पाथ है बहुत ही फ्री है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत आसानी से। तो करंट का जो मैक्सिमम पार्ट है वो लो रेजिस्टेंस से पास हो जाएगा, ऊपर से नेग्लिजिबल करंट जाएगा। तो ऑलमोस्ट इस सर्किट को देख के बोल सकते हो लगभग सारा करंट नीचे ही जा रहा है, तो जो मेन रेजिस्टेंस है वो नीचे वाला ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, और दूसरा तुम मैथमेटिकली भी तुम बोल सकते हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R स्मॉल r अपॉन R प्लस R। तो तुम बोलोगे कि क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू बहुत कम है तो ये जो डिनोमिनेटर है ना कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये ऑलमोस्ट कैपिटल R के इक्वल होगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, लगभग, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगे तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r के आसपास ही होगी। तो पैरेलल में हमेशा स्मॉलर रेजिस्टेंस के क्लोज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, और तुम इन दोनों को हटा करके स्मॉल r ही लगा सकते हो अगर दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। जैसे 10,000 है और 10 ओम है, एक 10,000 10 किलो ओम है, 10 ओम है, तो इनको हटा करके 10 ओम लगा दो, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन अब तुम बोलो एक 10 ओम है एक 5 ओम है, इनको हटा के 5 लगा दे, ऐसा नहीं करना है। जब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है तब उसको लोअर रेजिस्टेंस से हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली लोअर रेजिस्टेंस के पास इस बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी और सीरीज में हाई रेजिस्टेंस के पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल सर्किट में जिसमें कि हमने करंट मेजर करने के लिए एमीटर कनेक्ट किया है, और एमीटर कनेक्ट करने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर के साथ लो शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर का जो नेटवर्क का जो पार्ट है ना, ये दो दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें एक रेजिस्टर Rg है और दूसरा रेजिस्टर शंट रेजिस्टेंस है। क्योंकि शंट रेजिस्टेंस बहुत ही लो वैल्यू होती है एमीटर के अंदर, तो इन दोनों की जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी ना वो शंट रेजिस्टेंस के आसपास होगी, जिसका मतलब है कि इस गैल्वेनोमीटर मतलब इस एमीटर की जो अपनी रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। सीरीज में एमीटर हम लगाते हैं लेकिन एमीटर की जो अपनी रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। वो मान लो ये 8 ओम है ना,
तो ये 0.01 ओम होगी, जिसका मतलब है कि ये जो टोटल रेजिस्टेंस है 8.01 ओम के आसपास होगी। तो ओवरऑल सर्किट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। करंट पहले 3 एम्पेयर पास कर रहा था, तो अब 2.99 एम्पेयर पास करेगा, तो उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी है। ऑलमोस्ट जितनी करंट पहले फ्लो कर, ऑलमोस्ट उतनी करंट पास करेगी। तो हम बोलेंगे कि एमीटर है ना, वो ट्रू रीडिंग दे रहा है। आइडियल केस में हम बोलेंगे कि अगर हमारा एमीटर आइडियल है, तो हालांकि आइडियल एमीटर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आइडियल का मतलब है कि आइडियल के क्लोज होने का मतलब है उसकी रेजिस्टेंस जितनी कम हो वो आइडियल के उतना क्लोज हो। ठीक है, हम आइडियल एमीटर जहाँ पे बोलेंगे, हम बोलेंगे अगर ये एमीटर आइडियल है तो इसका मतलब इसकी जो अपनी रेजिस्टेंस है ना वो 0 है। एमीटर का मतलब वो शॉर्ट सर्किट है, वो कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, जिससे कि सर्किट में, मेन सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ठीक है, अब इसके बाद अब मैं कह रहा हूँ, मान लो हमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर वाला पार्ट भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं एमीटर तो सही काम कर रहा है लेकिन वोल्ट मीटर कनेक्ट करने से वोल्टेज की जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो चेंज हो जाए। एनीवे, लेटेस्ट से हमें 6 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज अपीयर हो रहा है मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर लगाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम केसीएल केवीएल से पता लगा लेते हैं कि 6 ओम के अक्रॉस कितना ड्रॉप है। तो करंट तो हमने मेजर कर ही लिया है, ये करंट यहाँ पे 3 एम्पेयर है, इसमें से 1 एम्पेयर जा रहा है और इसमें 2 एम्पेयर नीचे जा रहा है। तो अगर 6 ओम से 1 एम्पेयर करंट जा रहा है तो इसका मतलब है कि 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट के इक्वल है। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो एक्चुअल वोल्टेज जो 6 ओम के अक्रॉस हमारे एक्चुअल सर्किट में है वो 6 वोल्ट है। हम इसी वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं, तो मेजर करने के लिए क्या करेंगे कि 6 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे बोलोगे ओहो वोल्ट मीटर कनेक्ट करने से, तो वोल्ट मीटर का मतलब रेजिस्टर है, और जैसे ही रेजिस्टर हमने कनेक्ट किया तो ये सर्किट अब चेंज हो गया और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो पहले जितनी थी उतनी नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज कर गई है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करने का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज कर गया होगा। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी, जितनी एक्चुअल रीडिंग है एक्चुअल वोल्टेज उससे थोड़ी कम ही आनी चाहिए। लेकिन कितनी कम आनी चाहिए? अगर क्योंकि सर्किट चेंज हो गया तो ऐसा पॉसिबल है कि वोल्टेज की जो वैल्यू है जितनी एक्चुअल वोल्टेज उससे बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाए। जैसे 6 वोल्ट है उसकी 3 वोल्ट आ जाए। लेकिन फिर हम सोचेंगे और थोड़ा क्लोजली देखेंगे वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर है क्या? वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ वेरी हाई वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसी को तो हम वोल्ट मीटर बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जब हम वोल्ट मीटर को मेन सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर का मतलब होता है बहुत ही हाई शंट रेजिस्टेंस, और हाई शंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि इस ओवरऑल सर्किट में अगर पैरेलल में हम बहुत हाई शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो हाई शंट रेजिस्टेंस ऐसा है, मतलब एज गुड एज नथिंग है। क्योंकि अगर पैरेलल में हम बहुत हाई शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो जो भी करंट जंक्शन पर आता है उसका सारा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट वो लो रेजिस्टेंस से पास होता है, हाई रेजिस्टेंस से नेग्लिजिबल करंट पास होता है। कि करंट इससे पास होगा वोल्ट मीटर से, वरना ये रीडिंग कैसे शो करेगा। लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल करंट होगा, क्योंकि नेग्लिजिबल करंट होगा तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वोल्ट मीटर के सॉरी जो क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल करंट पास होगा वोल्ट मीटर वाले ब्रांच से, तो जो एक्चुअल ब्रांच है उसमें जो करंट पास करेगा ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जो एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप है 6 ओम के अक्रॉस वो भी उतना ही होगा, ऑलमोस्ट उतना ही होगा जितना कि वोल्ट मीटर कनेक्ट करने से पहले था। ठीक है, तो अगर वोल्ट मीटर भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर की जो अपनी रेजिस्टेंस है बहुत हाई होती है, तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने से भी हमारे मेन सर्किट में
ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, नेग्लिजिबल डिफरेंस आता है। लेकिन ये तुम्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वोल्ट मीटर कनेक्ट करने से करंट की, वोल्टेज की जो रीडिंग है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन वो उससे काम हमारा चल जाएगा। ठीक, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर अगर बोला गया तो आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब है कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब है कि वो ओपन सर्किट है, मतलब हाई रेजिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं ओपन सर्किट से, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस का मतलब है उससे कोई करंट नहीं पास हो रहा है, कोई करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब कि ओपन सर्किट है यहाँ से कोई। तो वोल्ट मीटर जो है ना, आइडियल वोल्ट मीटर को तुम सर्किट में समझोगे ओपन सर्किट है। ठीक है, तो अगर ओपन सर्किट है तो वो सिर्फ वोल्टेज रीडिंग लेगा, लेकिन उसमें मेन सर्किट में वो कोई चेंज नहीं लाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं, मैंने बोला कि एम मीटर को अगर मेन सर्किट में लगाया गया है तो तुम्हें अज्यूम करना है कि वो, यहाँ पे मान लो एम मीटर लगाया गया है, तो अगर आइडियल एम मीटर लगाया गया है तो उसको तुम शॉर्ट सर्किट मानोगे, कि शॉर्ट सर्किट मानोगे, जिससे कि वो मेन सर्किट में कोई चेंज नहीं लाएगा। और अगर आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है, मान लो यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है, तो इसको तुम अज्यूम करोगे कि ये ओपन सर्किट है, इस तरह का। तो अगर ओपन सर्किट है तो ये जो वोल्ट मीटर है वो मेन सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं लाएगा, सिर्फ जिन दो पॉइंट्स के बीच में ये वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है उन दोनों के बीच में वोल्टेज की वैल्यू को वो मेजर करेगा, उसी वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग रीडिंग देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन तो तुम लोग कर सकते हो। एक एक ठीक ठाक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लें, सॉल्व करोगे? अब ये भी सुन लो कि वोल्ट मीटर और एम मीटर के जो बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाएंगे, उसमें तो यही बोला जाए कि वोल्ट मीटर डिजाइन करो, एम मीटर डिजाइन करो, जिसके लिए कि तुम सीरीज पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा करके वो एक बार इक्वेशन लिख करके शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट, ये तो सबसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस है और जनरली कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। लेकिन आ भी सकता है, लेकिन आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम सॉल्व कर ही लोगे। जो अच्छे लेवल के वोल्ट मीटर के क्वेश्चन होंगे या एमीटर के क्वेश्चन हो, उसमें हमेशा तुम्हें वोल्ट मीटर एज अ पार्ट ऑफ सर्किट दिया जाएगा या एम मीटर एज अ पार्ट ऑफ सर्किट दिया जाएगा। तुम्हें वोल्ट मीटर लगा के दे दिया जाएगा सर्किट में, और उसके बाद तुम्हें पूछा जाएगा कि वोल्ट मीटर के अंदर की रीडिंग क्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें कि ये नहीं बताया गया कि वो वोल्ट मीटर आइडियल है, अगर आइडियल बता दिया गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तुम ऐसे सॉल्व करो कि वोल्ट मीटर वहां पे नहीं है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया उनका वोल्टेज कैलकुलेट करो, वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। ठीक है, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें वोल्ट मीटर को सर्किट का पार्ट मान करके सॉल्व करना है। सर्किट का पार्ट मानने का मतलब है जैसे तुम पहले सर्किट को सॉल्व करते थे केसीएल की वेल अप्लाई करके, वैसे ही अब भी सॉल्व करोगे, बस वहां पे वोल्ट मीटर को सर्किट का पार्ट मानना है, मतलब उसकी जो भी वोल्ट मीटर की अपनी जो भी रेजिस्टेंस होगी, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर शंट को मिला करके, ठीक उसी तरह से एमीटर की जो अपनी रीडिंग होगी उसको तुम यूज करके सर्किट सॉल्व करके बताओगे कि वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, हमारे पास एक सर्किट है कि आशिक तुम कह रहे हो कि आज भी क्लास को हम लोग कम कर दें, कल कैपेसिटर कैसे स्टार्ट करूंगा? सर मैंने कब कहा? अरे तो तुमने भेजा मुझे कि 11 बजे तक। सर मैंने नहीं भेजा, ये किसी और ने भेजा होगा। अच्छा अच्छा, अर्जुमेंट तुमने भेजा है टेस्ट की तैयारी के लिए। बस हो गया।
क्या तुम्हें घर जाना है क्या जुमन? अच्छा, तुम घर में ही हो? घर में हो तो अच्छा, हॉस्पिटल जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, बाकी लोग कह रहे हैं कि तुम झूठ कह रहे हो। अच्छा ठीक है, अब सोचते हैं इस पे। अब तुम लोग यूनानिमस डिसीजन बनाओ। देखो, इससे तो मेरा भी नुकसान है, तुम लोगों का भी नुकसान है। ओहो, तो कब हुआ ये? नहीं, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, फिर तो कुछ करना पड़ेगा। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्किट ड्रॉ करके दे दी गई है और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? if the voltmeter reading is if the voltmeter reads 18 voltmeter reads 18 volt, ठीक है, across 50 ohm resistor, across 50 ohm resistor, then resistance of the voltmeter is, then resistance of the voltmeter is। इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि वोल्ट मीटर, पहले ये वोल्ट मीटर नहीं था, ठीक है, यहाँ पे वोल्ट मीटर पहले नहीं है। अगर वोल्ट मीटर नहीं है तो तुम सोचोगे कि इसमें करंट पास करेगा, कितना करंट पास करेगा? 30/74, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू कितनी आ रही है? बताओ बताओ बताओ। मतलब 0.5 एम्पेयर से तो कमी आ रही है। ठीक है, तो 50 ओम के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा? 50 ओम, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा 50 ओम के अक्रॉस। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसको चेक करो। इसको थोड़ा सा तुम लोग सॉल्व करके बताओ कितनी आ रही है, कैलकुलेटर है अगर तुम्हारे पास तो। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, तुम में से किसी ने बताया है 20, कितना? 22। 20.2। ठीक है गुड। 20.27 वोल्ट के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ना लगभग 20 वोल्ट ड्रॉप होगा और यहाँ पे लगभग 10 वोल्ट ड्रॉप होगा। ठीक है, ऐसे भी तुम सोच सकते हो कि ये 24, अगर ये 25 ओम होता तो 2:1, तो इधर 20 हो जाता, 10 हो जाता, क्योंकि रेशियो ये वाला ज्यादा है थोड़ा, तो 20 से थोड़ा ज्यादा इधर होगा और 10 इधर होगा, 10 से थोड़ा कम होगा। एनीवे, तो एक्चुअल सर्किट में तो 50 ओम के अक्रॉस 20 वोल्ट का ड्रॉप है, यहाँ से यहाँ तक 20 वोल्ट ड्रॉप है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि हम जैसे ही इस रेजिस्टर के 50 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर होता तब तो इस आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग पता है कितनी आती? कितनी? 20.2 के आसपास। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि जैसे इस वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 18 वोल्ट आ रही है, 20 की जगह 18 आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि वोल्ट मीटर कनेक्ट करने से सर्किट थोड़ा चेंज हो गया। तो क्वेश्चन में कहा गया कि अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग 18 वोल्ट है तो बताओ वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस कितनी है?
सॉल्व करो। बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे तुम्हें आसान लगे सॉल्व करो। आंसर बताओ। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम ऐसे सोचेंगे कि हमें ए और बी, ए और बी के अक्रॉस कितना ड्रॉप है हमें पता है। मतलब करंट इसमें यूं पास हो रहा होगा। ए और बी के अक्रॉस 18 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि या इसको ऐसे लिख देता हूँ। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ठीक है, तो बी और सी के बीच में 18 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। हमें पता है ए से लेकर के सी तक जाने में टोटल ड्रॉप 30 वोल्ट का होना चाहिए, है ना। ए और सी के बीच में टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 30 वोल्ट। तो ए से सी तक जाने में टोटल ड्रॉप 30 वोल्ट का होना चाहिए। बी से सी के बीच में 18 वोल्ट का ड्रॉप हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज है? यहां से यहां तक 12 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो अगर 24 ओम के अक्रॉस 12 वोल्ट का ड्रॉप है, तो 24 ओम के अक्रॉस करंट कितना पास करेगा? तो करंट हम निकाल सकते हैं। ठीक, करंट हम निकाल सकते हैं। कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस सर्किट को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। सर्किट को सॉल्व करने के लिए, मतलब सर्किट को सॉल्व भी नहीं, मैं इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। इसको तुम वोल्ट मीटर की तरह मत देखो, इसको समझो ये रेजिस्टर है। इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज तो बता ही दिया गया है। अगर हमें करंट भी पता चल जाए, इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट भी पता चल जाए, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू V/I से कैलकुलेट कर लेंगे। ये करना चाहिए ना। ये 18 वोल्ट 50 ओम के अक्रॉस भी अपीयर हो रहा है, और 18 वोल्ट वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज हमें पता है, अगर रेजिस्टेंस पता चल जाए तो करंट भी हम निकाल सकते हैं। तो वही सॉरी, करंट अगर पता चल जाए तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो वही मैं करंट निकालना चाहता हूँ। तो करंट निकालने के लिए मुझे इतना तो पता चल गया है कि इस 24 ओम के अक्रॉस कितना करंट पास कर रहा होगा। कितना होगा? 24/12, ये होगा 2 एम्पियर। ठीक है, अब उसी तरह से हम सोचते हैं बीसी के अक्रॉस कितना करंट पास कर रहा होगा। ओह, मैंने ये उल्टा क्यों लिख दिया है। ये है 12/24, ये 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब बीसी के अक्रॉस कितना करंट पास कर रहा होगा? तो बीसी के अक्रॉस करंट पास करेगा 18 अपॉन, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 18 है, और रेजिस्टेंस कितनी है? 50 है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, जरा बताओ कितनी आ रही है? 0.36 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि 24 ओम से 0.5 एम्पियर करंट पास हुआ, और उसमें से 50 ओम वाली ब्रांच में 0.36 एम्पियर चला गया। तो अब बताओ वोल्ट मीटर से कितना करंट पास कर रहा है?
वोल्ट मीटर से कितना करंट पास कर रहा है, केसीएल अप्लाई करके बोलेंगे कि ये करंट 0.14 एम्पियर। तो अब वोल्ट मीटर के लिए वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर की वैल्यू कितनी होगी, वोल्टेज which is 18, current which is 0.14, and this roughly comes out to be, कितनी वैल्यू आ रही है, हाँ लेकिन कितनी, 100 से ज्यादा तो है ही, लेकिन कितनी आ रही है, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, 9/7, तो ये वैल्यू होगी 7/1, 9/7 है ना, तो 2, हाँ तो ये रफली 128 है ना, 128 ओम के आसपास, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे, इसको भी तुम्हें दे दिया जाएगा असाइनमेंट, तो तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्व कर, तुम देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, बस नॉर्मल सर्किट का प्रॉब्लम है, सर्किट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। या एक क्वेश्चन और लिया जाए या फिर आगे, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस तो डिस्कस होते रहेंगे। एक और क्वेश्चन, बाकी लोग कितने लोग क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेने के फेवर में है, हैंड रेज करो, छोटा क्वेश्चन लेंगे अगर लेंगे तो, असाइनमेंट्स तो सेंड करना ही है। अभी 50-50% है, नहीं नहीं तुम लोग जीत गए, ज्यादा लोगों ने हैंड रेज कर दिया है, तो ठीक है। नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एम मीटर के प्रिंसिपल से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसके साथ और चीजें हम ऐड करके बना सकते हैं, तो ये एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व करना, और इसको मैं डिटेल में सॉल्व नहीं करूँगा, बस हिंट दूंगा, इसको तुम लोग मेरे सामने सॉल्व करो, अगर आंसर बता देते हो तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ तुम लोग, ठीक है। तो फिर से पहले की तरह एक, यहाँ पे ये है 84 वोल्ट, और रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज हैं, ये है 100 वोल्ट, सॉरी 100 ओम, और ये है 200 ओम, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि हम 100 ओम के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम, तो इस वोल्ट मीटर की जो अपनी रेजिस्टेंस है वो क्वेश्चन में बता दी गई है, ठीक है। वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है ये 400 ओम, मतलब सर्किट बता ही दिया गया है। Voltmeter of resistance 400 ohm is used to measure the potential difference across 100 ohm resistor in the circuit. पहला क्वेश्चन है, what will be the voltmeter reading? वोल्टमीटर रीडिंग कितनी होगी, मतलब वोल्टमीटर के अक्रॉस में वोल्टेज कैलकुलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, what was the potential difference across 100 ohm before voltmeter was connected, ठीक है। वोल्टेज across 100 ohm before connecting voltmeter, पहले पार्ट को पहले सॉल्व करो, मतलब ये सर्किट है, इसमें तुम्हें वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है, दोनों तुम लोग सॉल्व कर लो फिर मैं चेक कर लूंगा बस इसको,
बताने की, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना आया? अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये जो रजिस्टर है ना, ये 100 और 400, ये एक्चुअली 400 है। तो 100 और 400 के लिए कितना होगा? 100 और 400 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो 100 लिखोगे, 400 अपॉन 100 प्लस 400, ठीक है। तो ये आएगी 80 ओम के इक्वल। तो ये हो गया 80 ओम इधर, और इधर हो गया 200 ओम, ठीक है। ये 80 है, ये 200 है, तो हमारा जो एक्चुअल सर्किट है वो कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। तो टोटल ड्रॉप होना है, यहाँ पे भी मैं सर्किट को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सीरीज कॉम्बिनेशन का वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर रहा हूँ। टोटल वोल्टेज ड्रॉप 84 है, 84 में से 80 अपॉन 280, ये ड्रॉप होगा इधर। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लो, है ना। तो ये वैल्यू, ये 7 का मल्टीपल है, तो 728, और ये 712, ये 2, ये 24, तो 24 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा और बाकी 50 वोल्ट इधर होगा। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो 24 वोल्ट होगी, ठीक है। वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के बाद उससे पहले कितनी होगी, वो वोल्ट मीटर को हटा करके सॉल्व कर लोगे, वो 1/3 होगी 84 की। ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस है। अच्छा, ये क्लास का अभी पहले मैं ये तो कर ही देता हूँ, मतलब इसके बाद मीटर ब्रिज है, इसको तो मैं कवर अभी कर देता हूँ, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मीटर ब्रिज के बाद पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर में बहुत मतलब अच्छे से समझाना पड़ेगा, उसको हम आराम से अभी सॉल्व मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग सोच लो कि अभी अर्जुमंड को हॉस्पिटल जाना है, तो हॉस्पिटल जाने देते हैं। ठीक है, ये बोर्ड्स में हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक, शाहिद तुम्हारे साथ चला जाएगा अर्जुमंड, उसने तुम्हें असिस्टेंस देने के लिए ऑफर किया है, तो तुम्हारा काम भी आसान हो गया है। ओके, नेक्स्ट डिवाइस जो हम यूज करने वाले, जिसका ऑपरेशन समझने वाले हैं, वो कहलाता है मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज को हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, और मीटर ब्रिज को यूज करके हम रेजिस्टेंस किस तरह से मेजर करते हैं, वो उसको समझने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए इससे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, क्योंकि अब मीटर ब्रिज में, पोटेंशियोमीटर में, ईएमएफ में, इंटरनल रेजिस्टेंस में, ये सब में ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज होने वाला है। फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस टाइप का सर्किट होता है।
ठीक है, ये ए और बी टर्मिनल्स हैं जिसके अक्रॉस नेटवर्क के लिए हम सोर्स मतलब बैटरी या वोल्टेज को सप्लाई करते हैं। और ये जो टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट है एक्स और वाई, इनके बीच में एक ब्रिज रेजिस्टर लगा रहता है। हम ऐसा बोलते हैं, मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, तो बहुत पॉपुलर सर्किट है। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं कि अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है, तो पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। एक्स और वाई सेम पोटेंशियल पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्स से वाई में कोई करंट नहीं पास करता है। ठीक है, एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम होने वाली जो कंडीशन है वो हम इस तरह से लिखते हैं कि ऑपोजिट मतलब डायगोनल वाले जो रेजिस्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। R1 R3 इक्वल होता है R2 R4। ठीक है, अब ये जो डायगोनल वाले रेजिस्टर्स हैं इनको लिखने का तरीका है, या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो R1/R2 इक्वल्स R3/R4, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं R1 अपॉन इसी रेशियो को R1 तुम चेक कर सकते हो, R1/R4 ये इक्वल होगा R2/R3। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है वो इस तरह से भी कई जगह पर लिखी रहती है। हम ऐसा बोलते हैं कि अगर एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो एक साइड में R1/R4, एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो दूसरी साइड में R2/R3, ये अगर सेम होगा तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस ब्रिज होगा। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा। बैलेंस होने की वजह से एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम होगा और ब्रिज रेजिस्टर के अक्रॉस या ब्रिज ब्रांच के अक्रॉस कोई करंट पास नहीं करेगा। ये व्हीट स्टोन प्रिंसिपल जो है वो सिमेट्री से ज्यादा यूजफुल है या ज्यादा पावरफुल है। सिमेट्री में तो हम सिर्फ इतना कहते थे कि वाई एक्सिस सिमेट्री होनी चाहिए, जिसका मतलब था ये दोनों पार्ट ना बिल्कुल सेम हो। ठीक है, वहां पे हम बोलते थे कि मान लो ये 1 है, ये 1 है, 2 है, ठीक है, और ये भी 1 नहीं sorry, ये 1 और 1 है और ये 2 और 2 है। ठीक है, तो हम बोलते थे यहाँ पे वाई एक्सिस सिमेट्री है, एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम है, एक्स और वाई के बीच में कोई करंट नहीं पास होगा। लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इससे आगे बढ़ के कहता है ये जरूरी नहीं है कि ये 1 हो और ये 2 हो। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, 1 और 2 नहीं है। ये अगर मान लो 2 है और 4 है, ठीक है, तब भी ये व्हीट स्टोन ब्रिज है और एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम होगा। ये सिमेट्री से हम नहीं कह सकते थे। और ये 8 है, ये 16 है, तब भी ये व्हीट स्टोन ब्रिज है और एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम होगा। पॉइंट है कि एडजेसेंट रेजिस्टर्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। 1:2, इधर भी रेशियो, इधर भी 1:2 है, तो एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम ही आएगा। ठीक है, ये सबको याद है। और व्हीट स्टोन ब्रिज अगर ऐसे भी बनाया हुआ है कहीं पर, तो इसमें भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। ये भी बस दिखने में थोड़ा अलग अगर लग रहा हो, या वैसे तो सेम ही लगना चाहिए तुम लोगों को, अगर तुम्हें चश्मा नहीं लगा है तो, वरना ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसके लिए भी यही बोलेंगे कि एडजेसेंट रेजिस्टेंस का जो रेशियो है अगर इक्वल होगा तो ये ब्रिज वाले पार्ट के एंड्स के अक्रॉस या टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मीटर ब्रिज क्या होता है और कैसे मीटर ब्रिज को यूज करके हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है, तो हमारे पास जो
मीटर ब्रिज है वो कुछ इस टाइप का है। मीटर ब्रिज हमारे पास कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो ये जो मीटर ब्रिज है ना, इसके नाम से ही पता चलना चाहिए, इसमें एक 1 मीटर लॉन्ग एक रॉड होता है। ये रॉड बोल दो, इसको मेजरिंग स्केल या रूलर है किसी भी मटेरियल का, इस तरह का। ठीक, इसमें रीडिंग्स लगी होती हैं। ठीक है, ओके, इसको मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ पर एक ये जो ये मीटर स्केल है ना, इसकी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। ये रूलर है, कोई नॉर्मल सा रूलर है, किसी भी मटेरियल का बना होगा। तो ये किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा, तो इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। ठीक है, इसकी अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। हम इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी कनेक्ट करते हैं लेटेस्ट से कुछ इस तरह से। यहाँ पे स्विच लगा दिया है कि हम अपनी मर्जी से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो लेटेस्ट से ये V कैपिटल, और ये कुछ वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इसकी रेजिस्टेंस हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं तो वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। एनीवे, ठीक है, तो ये अभी तक तो ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। इसमें बस इस मीटर स्केल को कनेक्ट कर दिया गया बैटरी के साथ। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, तो क्या होगा, तो इस करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा बताओ। करंट फ्लो करेगा, और कितना करंट फ्लो करेगा। हाँ, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको हम रियोस्टैट भी बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, ये जो मीटर ब्रिज है ना, इसकी रेजिस्टेंस कुछ हम अज्यूम कर लेते हैं। क्या रखा जाए, मीटर ब्रिज की रेजिस्टेंस का नाम, लेटेस्ट से मीटर ब्रिज की जो रेजिस्टेंस है उसको RM रख देते हैं, और ये RV रख देते हैं। ठीक, RM का मतलब है मीटर ब्रिज रेजिस्टेंस, RV का मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। की जो भी वैल्यू होगी, किसी वैल्यू पर हम इसको फिक्स कर देते हैं। तो इसमें कुछ करंट पास करेगा, और वो करंट कितना होगा, कैपिटल I करंट लेटेस्ट से पास करेगा, और वो करंट होगा V अपॉन RM प्लस RV। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, ओके। अब इस सिंपल से सर, ये तो बहुत नॉर्मल सा सर्किट है। सीरीज बैटरी के साथ सीरीज में हमने रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो करिए। अब इस सिंपल से डिवाइस के अक्रॉस हम पैरेलल में एक ब्रांच कनेक्ट करते हैं, और ये ब्रांच किस तरह की है कि इसमें ऐसे स्लॉट्स ऐसे बने होते हैं। ठीक है, तुम अगर लैब में जाओगे, मीटर ब्रिज अगर तुम्हारी लैब में रखा हुआ होगा, तो ये नीचे ये जो मीटर स्केल है वो तो ऐसे यूं रहेगा, लेकिन इसके साथ ऐसे करके ना
यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे कंडक्टिंग पाथ बना होगा, लेकिन ये यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होगा जिसमें कि हम अननोन रेजिस्टर्स फिट कर सकते हैं, यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से ऐसे इस तरह से छोटे छोटे बार्स शेप के अननोन रेजिस्टर्स तुम्हें दिए जाते हैं। ठीक है, इसी शेप के ऐसे अननोन रेजिस्टर्स होते हैं, और इसको तुम्हें क्या करना है ना, उठा करके इन स्लॉट्स में रखना होता है। यहाँ पे ऐसे रख दिया, यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो ये पाथ पूरा हो जाएगा। इनकी रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस वाले ब्रांच से भी करंट पास कर सकता है। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, यहाँ पे दो ओपन स्लॉट्स हैं। अब हम करते क्या है इसमें, तुम्हें क्वेश्चन में कोई अननोन रेजिस्टर दिया जाएगा और उस अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस तुम्हें पता करनी है। लेकिन मीटर ब्रिज को यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू तभी पता लगा सकते हैं जब हमें साथ साथ कोई स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टर गिवन हो। ठीक है, स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टर हमें गिवन हो। स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टर को यूज करके ही हम अननोन रेजिस्टेंस पता लगा पाते हैं, ऐसे नहीं पता लगा सकते। ठीक, तो लेटेस्ट से जो अननोन रेजिस्टेंस है वो R है, और जो नोन रेजिस्टेंस है वो S है। तो जब लैब जाओगे ना, तो लैब में बहुत सारे इस तरह के स्लैब्स तुम्हें दिखाई देंगे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये 10 ओम होगा, 100 ओम होगा, 1000 ओम होगा। तो ये जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, इन्हीं को हम यूज कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, जो पहला स्लॉट है उसमें हम अननोन रेजिस्टेंस को फिट करते हैं इस तरह से, और जो दूसरा स्लॉट है वहां पे हम नोन रेजिस्टेंस को फिट करते हैं। ये R है, ये S है। तो अब तुम बोलोगे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल R है, नोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल S है। अब तुम बोलोगे अगर हमने इस तरह से ये नोन और अननोन रेजिस्टर को एक और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पहले वाला सर्किट का पार्ट था ये तो ऐसा ही रहेगा, है ना, क्योंकि इस आ, एक मिनट, नहीं मतलब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इससे कुछ करंट इंडिपेंडेंटली पास होगा। ठीक है, मतलब सॉरी, ये जो मीटर मीटर स्केल है ना, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज के अक्रॉस मीटर भी से कुछ करंट पास होगा, और उसके साथ पैरेलल में ये दोनों R और S आगे हैं, तो इससे कुछ इंडिपेंडेंटली करंट पास होगा। ठीक है, अब वो कितना करंट पास होगा वो चेंज हो जाएगा R और S के अकॉर्डिंग, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। हाँ, अगर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस में नहीं लगाता ना, तब मैं कह सकता था कि मीटर स्केल के अक्रॉस पहले जितना करंट था अभी भी उतना करंट पास करेगा। मीटर स्केल के अक्रॉस V अपॉन RM करंट पास करेगा, और ये जो ऊपर वाली ब्रांच है, ऊपर वाली ब्रांच में V अपॉन R प्लस S करंट पास करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा दिया है, तो उसकी वजह से टोटल करंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ जो टोटल करंट पास कर रहा था बैटरी से, टोटल करंट की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि अभी भी ये सिंपल सर्किट है, और इसमें करंट कितना कितना पास करेगा तो वो हम इंडिपेंडेंटली दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें सारी रेजिस्टेंसेस पता है। ठीक है, ये सिंपल सा सर्किट है जिसमें कि पैरेलल दो रेजिस्टर जो है ना पैरेलल में कनेक्टेड है, और उसके साथ बैटरी वाला ब्रांच एक कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इससे कुछ करंट जाएगा, डिवाइड होगा दोनों में, और दोनों में कुछ ना कुछ करंट पास करेगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा सर्किट है। हाँ, लेकिन इसको यूज करके हम R की वैल्यू अभी पता नहीं लगा सकते, लेकिन हम इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन ऐसी सर्किट में करते हैं, और वो मॉडिफिकेशन क्या है कि इनके बीच में ये इस तरह से, इनके बीच में एक इस तरह से एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं, और उस कंडक्टिंग वायर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है
वो कुछ इस तरह का होता है। वो लैब में तुम देखोगे कि इस पे ऐसे स्लॉट लगा होता है और उस स्लॉट के साथ ना ये कंडक्टिंग वायर होता है और इस स्लॉट को स्लाइड कर सकते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द मीटर स्केल। ठीक है, तो उसको मैं एरो से ऐसे शो कर रहा हूँ, इस तरह से एरो है। ठीक है, हम चाहे तो गैल्वेनोमीटर की का जो दूसरा एंड वाला वायर है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये मीटर ब्रिज पे कहीं पर भी सेट हो सकता है स्लाइड करके। हम इसको स्लाइड कर सकते हैं अलोंग द लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। जैसे इस गैल्वेनोमीटर को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ही गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट, अब ये सर्किट मॉडिफाई हो गया। अब ये सर्किट कैसा है, इसको गेस कर सकते हो? अब ये सर्किट कैसा है, इसको तुम समझ पा रहे हो? जैसे ही इस पॉइंट पर हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है ना, यहाँ पर कनेक्ट किया है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस हाँ वेरी गुड, ये जो स्लाइडिंग एंड है ना गैल्वेनोमीटर का, इसको हम बोलते हैं जॉकी। ये जॉकी को हम स्लाइड कर सकते हैं अलोंग द मीटर स्केल। तो इसके इसके लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, मीटर स्केल का जो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, इसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस होगी, ये लेटेस्ट से R1 है। और इसके राइट साइड वाला जो पार्ट है, उसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस होगी, वो R2 है। ठीक है, तो अब ये जो पूरा सर्किट है, ये कुछ एक्चुअली इस तरह का सर्किट है। इसको तुम समझने की कोशिश करो। ये R1, इसको मैं थोड़ा रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिखाता हूँ ताकि तुम थोड़ा सर्किट को पहचान पाओ। ठीक है, ये सर्किट कुछ इस तरह का है और इसके बीच में ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। और गैल्वेनोमीटर भी अल्टीमेटली तो रेजिस्टर ही है। यहाँ पे एक ब्रिज रेजिस्टर कनेक्टेड है और ये है R, S, ये R1, R2। ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों पैरेलल ब्रांचेस को मिला करके ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट फॉर्म कर रहा है। गलत कह रहा हूँ? व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट फॉर्म कर रहा है। जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को हम मीटर स्केल के किसी भी एंड पर, किसी भी पॉइंट पर टच करेंगे, तो यहाँ से एक ब्रांच फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही ब्रांच फॉर्म होगा, अब ये ऊपर वाला नीचे वाला ब्रांच पैरेलल में नहीं रहेंगे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट फॉर्म करेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है और इसमें नॉर्मली नॉर्मली ऐसा ही होगा, अगर रैंडमली तुम किसी भी पॉइंट पर टच करते हो, तो ये R1 और R2 की जो वैल्यूज होंगी या इनके जो रेशियोज होंगे, वो आर और एस के रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हर जगह पर तो नहीं होंगे। तो अगर तुम रैंडमली किसी भी पॉइंट पर टच करते हो, तो गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच से कुछ ना कुछ करंट पास होगा, क्योंकि ये टॉप पॉइंट, बॉटम पॉइंट, ब्रांच के, ये ब्रिज के एंड्स के अक्रॉस, ब्रिज के एंड्स का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा और ब्रिज के अक्रॉस कुछ ना कुछ करंट पास हो रहा होगा। और क्योंकि करंट पास हो रहा होगा, तो गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन भी शो कर रहा होगा। ठीक है, सिंपल है। नॉर्मली अगर तुम किसी भी पॉइंट पर ऐसे टच करते हो ना, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट पास करता है और गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को हम धीरे धीरे स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक स्लाइड करना शुरू करते हैं। तो करंट की वैल्यू चेंज करते जाती है, डिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे चेंज करने लगता है। स्लाइड करते हुए हम पता लगाते हैं कि वो पॉइंट कौन सा है जहां पर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा जहां पे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा और उसी पॉइंट का नाम हम रखते हैं नल पॉइंट। ठीक है, तो लेट अस से स्लाइड करते करते कोई पॉइंट आता है जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। मान लो स्लाइड करते करते ये पॉइंट आ गया। ठीक है, वो कहाँ पर आ रहा है वो हमें पता नहीं है, वो तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन जहां पर भी ये नल पॉइंट आ रहा है, इसका नाम मैं रख देता हूँ ए, एन। एन का मतलब है नल पॉइंट, और ये वाला एंड इसको ए मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं बी।
और जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग दोनों एंड्स की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, एन की रेजिस्टेंस कुछ होगी, एनबी बीएन की कुछ रेजिस्टेंस होगी। ये दोनों रेजिस्टेंस R1 R2 है मान लो। क्योंकि अब नल डिफ्लेक्शन आ चुका है तो नल डिफ्लेक्शन आने की वजह से हम बोलेंगे कि R और S का रेशियो, R1 और R2 का रेशियो हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, अननोन रेजिस्टर को पहले स्लॉट में डाला, नोन रेजिस्टर को दूसरे स्लॉट में डाला, तुम्हारे पास ये मीटर ब्रिज का सेटअप पहले से तैयार होगा। तुम्हें बस अननोन रेजिस्टर को स्लॉट में रखना है, नोन रेजिस्टर को स्लॉट में रखना है। फिर गैल्वेनोमीटर का जो स्लाइडिंग एंड है इसको इसको ए से लेकर बी तक स्लाइड करना है। ठीक, और उसमें गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसको हमेशा चेक करते रहना है। तो इसके ए से बी के बीच में कोई ना कोई पॉइंट आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर बिल्कुल जीरो डिफ्लेक्शन शो करना, बस वहीं पर रुक जाना है। ये नल पॉइंट कहलाएगा। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट डिफ्लेक्शन शो करे, इस सर्किट को हटा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम, ये समझ गया ना? ये दोनों सर्किट, अगर तुम इस सर्किट को देख करके अपने दिमाग में ये वाला सर्किट ऑटोमेटिकली इमेजिन कर पा रहे हो तो फिर कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि तुम लोग अच्छे से सब कुछ समझ रहे हो जो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ। हम बोलते हैं कि at null point deflection the ratio of adjacent resistors R upon S। वैसे मैंने ये इनका रेशियो लिया था, लेकिन ये रेशियो भी सेम है। ठीक है, रेशियो ऑफ adjacent resistors R upon S, R1 upon R2 ये सेम होगा। ठीक है, अब R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, L की, S की वैल्यू नोन है, हमें पता लगाना कि R1 upon R2 क्या होगा। R1 रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ दिस मीटर स्केल बिटवीन A टू M। R2 रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर स्केल बिटवीन B टू M। R1 और R2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम सोचेंगे तो मीटर, एक इस तरह का यूनिफॉर्म मीटर ब्रिज है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है रो L अपॉन A के इक्वल होती है। ठीक है, तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। पूरे मीटर ब्रिज के लिए रेजिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दोनों तो हर जगह पर सेम है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है ना वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो मैं कह रहा हूं कि R1 की जो वैल्यू है, यहाँ पर देखो R1 की जो वैल्यू है, क्या हम लोग उसको रो लेंथ, इसकी जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक, ये एक्चुअली है, ये जो लेंथ है इसको मैं कह रहा हूँ L। ठीक है, क्योंकि ये स्केल है ना तो यहाँ पे ऐसे ऐसे रीडिंग्स बनी होंगी, तो नल पॉइंट कहाँ पर आ रहा है वो तुम्हें पता होगा। वो 0 से 100 सेंटीमीटर के बीच में कोई रीडिंग, मान लो 20 सेंटीमीटर आ गई, 30 सेंटीमीटर, तो L की वैल्यू हमें नोन होगी, A से N की लेंथ हमें पता होगी। ठीक है, जहां पर नल पॉइंट डिफ्लेक्शन आ रहा है उस पॉइंट की रीडिंग देख करके, तो L अगर हमें नोन है तो B से N की रीडिंग कितनी होगी, B से N की लेंथ कितनी, वो 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि R1 की जो वैल्यू होगी वो रो L अपॉन A के इक्वल होगी, L अपॉन A के इक्वल होगी। और R2 की वैल्यू कितनी होगी, R2 की वैल्यू रो 100 माइनस L अपॉन A के इक्वल होगी। तो इन दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो है, क्योंकि रेजिस्टिव मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, यूनिफॉर्म रॉड है तो वेरी गुड, यूनिफॉर्म रॉड है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा। तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो डायरेक्टली तुम बता सकते हो इनके लेंथ की रेशियो को देख करके, और लेंथ की रेशियो होगी L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो नोन रेजिस्टेंस, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन 100 माइनस L के इक्वल, और ये तुम्हारा आंसर है।
अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगाने के लिए सिर्फ तुम्हें ये नल पॉइंट की लेंथ चाहिए कि नल पॉइंट कितनी दूर आ रहा है। जैसे नल पॉइंट पता चल गया तो तुम्हें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता चल गई। कोई प्रॉब्लम है? मान लो, चलो मैं एग्जांपल थोड़ा और लेके समझा देता हूँ कि अननोन है कि नोन है, ठीक है, और यहाँ पर मीटर स्केल है। एस आर, ये गैल्वेनोमीटर है। मान लो इस गैल्वेनोमीटर को हमने लगाया और ये पता चला ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की मान लो 100 ओम है, ठीक है, और तुम्हें पता चला कि ये जो नल पॉइंट है ये मान लो नल पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, मान लो 25 सेंटीमीटर पर आ रहा है, ये 25 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी बताओ? हम बोलेंगे लेंथ का जो रेशियो है ना, वो क्या, लेंथ का रेशियो क्या है, इधर 1:3 है। टोटल लेंथ तो मीटर ब्रिज के लिए हमेशा 100 सेंटीमीटर है, तो लेंथ का रेशियो 1:3 है। तो इसका मतलब है कि ये जो आर है ना ये 33 ओम के इक्वल होगा, ठीक है। या मान लो ये 50 सेंटीमीटर पर रीडिंग आती है, 50 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे लेंस का रेशियो सेम है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, इनका रेशियो 1:1 है, तो ऊपर भी रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब इस बार आर की वैल्यू कितनी होगी पता है, वो 100 ओम के इक्वल ही होगी, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के इक्वल ही है, समझ रहे हो? मान लो ये 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर बताओ आर की वैल्यू कितनी है। मान लो 60 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट आ रहा है, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? जो लेंथ का रेशियो है वही रेजिस्टेंस का भी रेशियो होना चाहिए। क्या वैल्यू आ रही है? कितना टाइम लगता है तुम्हें? हाँ वेरी गुड, 3:2 रेशियो है, तो आर की वैल्यू 3:2 का मतलब है 150 ओम होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा चलो इसमें एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ चलते चलते। मान लो अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ना वो 1 ओम है और ये 100 ओम है, तो यहाँ इस केस में नल पॉइंट कहाँ पर आएगा, 1 सेंटीमीटर पर आएगा। 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम, ठीक है, 0.9 के आसपास आएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आर की वैल्यू एस के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है, उस केस में जो रेशियो होगा ना वो बहुत स्मॉल होगा, बहुत लार्ज होगा, ठीक है। अगर मतलब आर की वैल्यू एस से बहुत कम है तो रेशियो बहुत कम होगा, और रेशियो बहुत कम का मतलब है कि जो नल पॉइंट है ना वो 1 से भी बहुत कम हो जाएगा। और अगर रीडिंग मतलब ये वाली लेंथ बहुत कम हो जाएगी तो एरर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि लेंथ का जो रेशियो है उसमें थोड़ा भी अगर तुमने गलती कर दी ना तो रेशियो में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। क्या क्या समझ में आ रहा है? मान लो 0.1/100 है, इसको 0.2/100 कर दिया तो ये पूरा रेशियो डबल हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल डबल हो जाएगी, 100% का उसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं ना कि मीटर ब्रिज को यूज करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो रेशियो है ना वो वो मतलब बीच में रहे, मतलब जीरो के बहुत पास भी नहीं रहे और बहुत हाई वैल्यू भी नहीं हो, बहुत लो वैल्यू भी नहीं हो, ठीक है। जो नल पॉइंट है इसी रीजन में कहीं पर है, बिल्कुल इधर ना चला जाए। अगर मान लो आर की बहुत हाई वैल्यू है, 10,000 है, तो नल पॉइंट इधर आएगा बिल्कुल इस पॉइंट के दूसरे एंड के पास। और अगर आर की वैल्यू बहुत कम है, 0.1 है, 0.2 है, तो नल पॉइंट कुछ यहाँ पहले, हम चाहते हैं इसी रीजन में नल पॉइंट आए, तो उसके लिए आर की वैल्यू एस के करीब होनी चाहिए। तो हमारे पास स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एक ही नहीं रहता है, वो 10 ओम का रहता है,
हर डिनोमिनेशन में रहता है। तो हम अगर देखते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लिया है उसको यूज करके नल पॉइंट सही नहीं आ रहा है, मतलब एंड पॉइंट्स के क्लोज आ रहा है, तो हम इसको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं। अब 1000 ओम लगा कर देखते हैं, फिर 10 ओम लगा कर भी देखते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ही यूज करते हैं जिसकी वजह से नल पॉइंट इसके बीच वाले रीजन में रहे, तो रेशियो भी अच्छा है और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अच्छे से कैलकुलेट हो पाए, ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? ये बहुत सिंपल ऑपरेशन है, बस तुम देखो नल पॉइंट की लेंथ क्या है, लेंथ देख करके तुम इमीडिएटली अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर। अब आता है पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर लास्ट इंस्ट्रूमेंट है, और पोटेंशियोमीटर डिस्कस करके हम कैपेसिटर में चले जाएंगे, और बचे हुए जो पार्ट है, क्योंकि उसमें कैपेसिटर अब इन्वॉल्व होंगे सर्किट में हर जगह, तो कैपेसिटर अच्छे से कवर करके ही, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट से रिलेटेड कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो बचे हुए पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो साथ साथ ही कवर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर, और पहले ही बता चुका हूँ कि पोटेंशियोमीटर को हम यूज करके बैटरी की ईएमएफ, सेल की ईएमएफ बोलो, और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ कैसे मेजर किया जाए, और ये हमारे पास बैटरी है, सॉरी सेल है, और ये मान लो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास सेल है, और इस सेल को यूज करके ये अननोन ईएमएफ का सेल है, तो इस सेल को, तो ये सेल तुम्हें दे दिया गया, इस सेल को देख करके तो मैं इस सेल के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये मेजर कर, तो अच्छा तुम लोग थक तो नहीं गए हो ना? पोटेंशियोमीटर कवर कर दूं या बताओ? तो कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, ठीक है। तो कल भी हम कल शाम में, कल तुम लोगों की अगर कल तुम लोगों का मॉर्निंग में टेस्ट है तो हम शाम में क्लास रखेंगे, और परसों होली है तो होली के लिए मॉर्निंग में क्लास हो जाएगी 10 से 12। कल टेस्ट है ना, तो शाम में, अच्छा कल टेस्ट नहीं है, कैंसिल हो गया टेस्ट, ओके गुड गुड गुड, ठीक है। तो कल और परसों हम रखेंगे 10 से, वो होली की वजह से ही हुआ होगा, कल भी 10 से 12 और परसों भी 10 से 12, ठीक है। एक्चुअली 10 से 12 तो 12 तक तुम लोग दे नहीं पाते हो क्लास, लेकिन मैं चलो पोटेंशियोमीटर भी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पोटेंशियोमीटर से पहले ये जो बैटरी है इसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि ये बैटरी है, सेल है, इसको हम यूज करके बैटरी के अक्रॉस ईएमएफ हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं मेजर कर सकते। क्वेश्चन है कि बैटरी की ईएमएफ का मतलब है बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस। बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस अगर मेजर करना है तो वोल्टेज डिफरेंस मेजर करने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी वोल्ट मीटर है ना, तो हम क्यों ना इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस बैटरी के अक्रॉस डायरेक्टली वोल्ट मीटर कनेक्ट करें, और वोल्ट मीटर को यूज करके हम, ठीक ऐसे करके तुम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो, और वोल्ट मीटर की रीडिंग देख करके बैटरी की ईएमएफ तुम्हें पता चल जाएगी। प्रॉब्लम है कि बैटरी की ईएमएफ अगर तुम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो वोल्ट मीटर को यूज करके, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आती है वो ईएमएफ की इक्वल नहीं आती है, वो ईएमएफ से थोड़ा डिफरेंट आती है, और उसका रीजन है, रीजन क्या है समझो। हाँ, वो रीजन है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो ऐसे तो ये जो बैटरी है, अगर ये बैटरी ओपन सर्किट है, ध्यान से सुनना, इस बैटरी के अक्रॉस कोई करंट नहीं पास कर रहा है, तो बैटरी इलेक्ट्रोलाइट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसके अराउंड फील्ड होगी, कंजर्वेटिव फील्ड होगी, और कंजर्वेटिव फील्ड के करस्पॉन्डिंग
पहला पहला इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोड, इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये जो ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यही बैटरी की ईएमएफ के इक्वल होता है। इसी आ, इसी को हम बैटरी की ईएमएफ बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें समझाया कि बैटरी की ईएमएफ जो होती है वो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल होती है। लेकिन कब? जब बैटरी के अक्रॉस कोई करंट नहीं पास कर रहा है। तुम पूछो करंट पास करने से क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो जैसे ही हम इस बैटरी को अगर हम वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं ना, तो इसमें प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ चलो इस सर्किट, ये इस तरह से बैटरी है, ठीक है, और हर बैटरी के अंदर जब करंट बैटरी के थ्रू, जब ये चार्जेस बैटरी के थ्रू इस तरह से पास कर रहे होते हैं, तो इन चार्जेस को बैटरी के अंदर भी फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक, वो रेजिस्टेंस कम होता है, सही बात है, लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। और ये जो रेजिस्टेंस है बैटरी के अंदर, वो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाती है। मान लो तुम इस बैटरी को 100 ओम रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो जब तुम बैटरी को ऑन करोगे ना, तो 100 ओम के करस्पॉन्डिंग करंट नहीं मिलेगा। ऐसा फील होगा कि सर्किट में रेजिस्टेंस 100 से ज्यादा है। वो जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आता है। ठीक है, तो अगर मान लो ये तुम्हारे पास बैटरी है और यहाँ पर इस बैटरी की ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, उसको मैं साइड में ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो मान लो हम इसको, ठीक है, मान लो हमने मान लो ये 10 ओम है, ठीक है, और हमने बैटरी कनेक्ट की है 100 वोल्ट की। तो आइडियली तुम सोचोगे 10 एम्पीयर करंट पास करना चाहिए, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि मान लो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ 2 ओम है। तो जो एक्चुअल करंट है ना, वो इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही आता है। एक्चुअल करंट जो है वो टोटल करंट के अकॉर्डिंग आता है। और बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती, तब तो तुम, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट से ए पॉइंट आते हैं, या बी पॉइंट से, यानी एक तरफ से सोचते हैं, हम ए से बी की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो हम देखते हैं राइज कर रहे हैं और 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट राइज करने का मतलब है ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट होता है। बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना कि बैटरी की ईएमएफ है। लेकिन अगर बैटरी की कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, या मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ना ये मान लेता हूँ ये 98 ओम है, ठीक है, समझाने के लिए, और ये 2 ओम है। अगर बैटरी की कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक, तो अब अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस ए से बी तक ट्रैवल करेंगे, तो तुम बोलोगे बैटरी से जब पास करें तो 100 वोल्ट का राइज होगा, ठीक है, लेकिन लेकिन जब हम इस 2 ओम के अक्रॉस पास करेंगे, तो क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो 2 ओम की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा। और वो कितना ड्रॉप होगा? माइनस आई आर के इक्वल होगा। तो माइनस करंट इस सर्किट में 1 एम्पेयर है, तो -2 वोल्ट। तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 98 वोल्ट होगा, ठीक है, जो कि ईएमएफ से कम है। तो जब जब कोई भी सेल सर्किट में कनेक्टेड होती है, तो उस सेल के इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, करंट फ्लो जब कर रहा है उस टाइम में, तो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वो वोल्ट मीटर कनेक्ट करके तुम मेजर करोगे, तो वो एक्चुअल ईएमएफ से हमेशा कम ही आएगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर ईएमएफ की एग्जैक्ट वैल्यू बताने में सक्सेसफुल नहीं है। और ऐसे भी तुम्हें पता है कि एक्चुअल सर्किट में जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो कोई भी वोल्ट मीटर आइडियल होता नहीं है। तो वोल्ट मीटर जो वोल्टेज की वैल्यू देता है वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा कम ही होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर तो खुद ही एक्चुअल वोल्टेज नहीं बताता है, तो वो बैटरी के ईएमएफ कैसे बताएगा? और बैटरी की क्लोज सर्किट कंडीशन में बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो वोल्ट मीटर कनेक्ट किए बिना, मैं कह रहा हूँ कि जब क्लोज सर्किट कंडीशन में
बैटरी है तो ऑलरेडी बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तुम पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर कर सकते थे, लेकिन वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ईएमएफ से कम हो जाता है। तो हम ईएमएफ नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टमीटर को यूज करके। ठीक है, तो कोई हमारे पास ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे कि ईएमएफ की एग्जैक्ट वैल्यू पता चले। ठीक है, और साथ ही साथ हमें इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है। तो ये दोनों काम हम पोटेंशियोमीटर को यूज कर। ठीक है, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।